नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता और जैसा कि हर एक अंक में हम एक विषय लेकर आते हैं जिस पर किसान भाइयों हम आपके साथ बातचीत करते हैं। अगर आप अपनी कृषि प्रणालियों को और भी उन्नत बनाना चाहते हैं जिससे आपकी उत्पादक क्षमता बढ़े और आपको आर्थिक आय भी हो, तो इसके लिए हम आज ऐसा ही एक विषय आपके लिए चुन के लाए हैं। तो आइए आज बात करते हैं उस विषय की जहां पर हम कृषि को उन्नत तकनीकों के बारे में जानने के साथ साथ हम व्यावसायिक कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उन तकनीकों की मदद से, इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं। आप कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा होशंगाबाद से हमारे साथ आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का और बातचीत करते हैं इस विषय पर। नमस्कार मिश्रा जी। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज का हमारा विषय है व्यावसायिक खेती की उन्नत तकनीक के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी उन्नत तकनीक हैं जो कि कृषि के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं? देखिए श्वेता जी, उन्नत तकनीक में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कृषि में नवाचार, वर्तमान समय में कृषि में नवाचार पहले की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है तथा कृषि में बढ़ती लागत, श्रमिकों की कमी तथा उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार चुनौतियां पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई हैं तथा कृषि में नवाचार आने से और उन्नत खेती के लिए उन्नत तकनीक उपयोग करने से किसानों को बहुत लाभदायक फ़ायदे हो सकते हैं। उन्नत तकनीक के साथ साथ हमको पारंपरिक तकनीकों को भी साथ में रखना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग, जैसे ऊर्ध्वाधर खेती या पशुधन कृषि के साथ डेयरी को साथ में लाना या आधुनिक यांत्रिकरण जैसे GIS या ड्रोन का उपयोग, तो इन सब के द्वारा हम अपने फसलों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं तथा उसकी लागत को भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल, और कृषि में अगर उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें नई कृषि प्रणालियों को अपनाना अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारी आर्थिक आय तो होगी ही, साथ ही हम ऐसी कई सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखेंगे जिन्हें हम अपने खेतों में इस्तेमाल करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने हमें अभी ये तो बताया कि नवाचार होने के बाद कई सारी पद्धतियाँ आई हैं, कई सारी टेक्निक्स आई हैं, तो अब इन टेक्निक्स को सीखने के लिए एक किसान क्या करे या कहाँ जाए, इसके लिए क्या कोई प्रोसेस है? किस तरह हमारे किसान भाई इन नई नई प्रणालियों को सीख सकते हैं? इन सभी उन्नत तकनीकों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्गत आने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में 7 से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन प्रशिक्षण में उनको सभी तकनीकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबिनार हुए, तो इसमें बड़ी ही खुशी की बात है कि किसानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन बहुत सारी उन्नत तकनीकों के बारे में ऑनलाइन ज्वाइन करके उन्होंने इस चीज़ों को सीखा और अपने खेतों में उसका उपयोग भी कर रहे हैं। यानी कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का तो इस्तेमाल करना ही है, साथ ही प्रौद्योगिकी का भी अगर साथ होगा तो और भी आसान हो जाएगा ये सब करना। तो जैसे कि आपने अभी हमें बातों बातों में जिक्र किया वर्टिकल फार्मिंग का, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। वर्टिकल फार्मिंग आज के टाइम पे जैसे कि हमारी भारत की जनसंख्या बढ़ ही रही है और ओवरऑल पूरे दुनिया में भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारी खेती की जो ज़मीनें हैं वो कम हो रही हैं। तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर खेती, इसमें अलमीरा के शेप पे हम खेती करते हैं तथा इससे क्या होता है कि कम ज़मीन पे हम बहुत अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं तथा इसमें पारंपरिक खेती की अपेक्षा हम इसमें 70% जल की भी बचत कर सकते हैं तथा पोषक तत्वों के लिए भी देने के लिए जल के माध्यम से, जो कि पौधे एलोपोनिक होते हैं या हाइड्रोपोनिक होते हैं, तो उसमें हाइड्रोपोनिक पौधों को कटोरों पे जल के माध्यम से पोषक तत्व प्रदान किया जाता है तथा इसमें
श्रम भी कम लगता है, कम समय में आप अधिक पौधे लगा के अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी कि ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके की वर्टिकल फार्मिंग हुई, जिससे कम जगह में आप ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा। तो किसान भाइयों, हम समझ रहे हैं कि आप ये सारी बातें अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और इन्हें नोट भी कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आपको कोई भी मुसीबत हो तो आप कृषि की नई प्रणालियों से उन्नत तकनीक पाकर एक अलग खेती की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कुछ पद्धतियों की बात करी, आपने हमें वर्टिकल फार्मिंग भी बताया, लेकिन अगर कोई किसान नई प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके अपनी खेती की शुरुआत करना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसे मिट्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए या उसे मौसम की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि अगर हम उन्नत तकनीक का उपयोग सीधे करना तो संभव नहीं है, उसके लिए पहले हम ये पारंपरिक तकनीकों के ही उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर खेत में किसान खेती करने से पहले, भूमि तैयार करने से पहले, फसल लगाने से पहले अगर मृदा का प्रशिक्षण करा ले जी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा उसको हो सकता है जब वो फसल लगाएगा। क्योंकि मृदा प्रशिक्षण कराने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमको अपने मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल, तथा उसके बारे में हमको पोषक तत्वों के अलावा उसमें किस चीज़ की कमी इसका भी पता है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों में और ये परीक्षण केंद्र वहाँ बने होंगे, प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पे निःशुल्क ये मृदा प्रशिक्षण करके उनको उसका कागज जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि अलग अलग जिलों में ये प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं जहां हमारे किसान भाई बहन जा सकते हैं और अपनी मृदा का परीक्षण करा सकते हैं, यानी कि आप सॉइल टेस्टिंग वहां से करा सकते हैं। इससे आपको इस विषय में जानकारी होगी कि आपके मिट्टी में, आपकी मृदा में किन चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से आप उतनी उन्नत फसल को नहीं पा रहे हैं। तो आप उस परीक्षण को ज़रूर करवाएं, जिससे आप जान सकें कि कौन से पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में उस वक्त मौजूद है और जो आपके फसल के लिए आवश्यक है। तो ये तो हुई सॉइल टेस्टिंग की बात आपने बताया, और आपने प्रशिक्षण की भी बात करी। तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को मदद करता है? क्या समय समय पर वो कोई प्रशिक्षण वहाँ पर देता है किसानों को? बिल्कुल, इन सभी उन्नत तकनीकों के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा मैं यहाँ पे एक बात को और जोड़ना चाहूँगा कि मृदा प्रशिक्षण कराने के अलावा 2-3 पॉइंट हैं जो उन्नत तकनीक के पहले किसान को सावधानी बरतनी चाहिए जी। जैसे कि अगर हम उसमें खेत में फफूंदनाशी या कीटनाशी का उपयोग करते हैं तो कभी कभी किसान भाई सोचते हैं कि हम उसमें ज़्यादा कीटनाशक या का उपयोग करेंगे तो है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। या कभी वो ऐसा होता है कि किसान कीट या बीमारियां लगने पे वो तुरंत ही कीटनाशक डीलरों से दवाएं ले लेते हैं दुकान से, सीधे ही ले लेते हैं, बिना किसी वैज्ञानिक सलाह के दवाएं ले लेते हैं और वो ज़्यादा डोज में भी उस मात्रा में उपयोग कर लेते हैं। तो इससे अच्छा हो कि अगर वो शुरू में ही कीटनाशक दवाओं का और फफूंदनाशियों का किसी विषय विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका उचित मात्रा में उपयोग करें तो अच्छा होगा। तथा साथ ही कीटनाशक दवाओं में 3 तरह के चिन्ह होते हैं, लाल, पीले और हरे। तो कभी कभी ये होता है कि खेत में हमारे ज़्यादा कीड़े लग गए, ज़्यादा बीमारी लग गई, तो वो दुकानदार बोलेगा कि इसको आप उपयोग करिए तो इससे जल्दी होगा। बट इससे क्या होगा कि हमारा खेत में जो बाद में उत्पादन होगा वो भी विषैला होगा। तो इससे भी हमको बचना चाहिए और लागत के हिसाब से भी अगर हम उचित मात्रा में उपयोग करेंगे तो यहाँ से भी हम एक कदम लाभकारी खेती की ओर बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि इसके लिए आवश्यक है कि आप सही सलाह पाएं और उसके बाद ही, परामर्श लेने के बाद ही आप किसी भी प्रकार के उर्वरक के साथ, किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें अपने खेतों में। क्योंकि हमारे किसान भाई कभी कभी घबरा जाते हैं कि अगर कोई कीट प्रकोप आ गया है उनकी फसल पे, कई बार ऐसा होता है कि किसी की ऐसी ही सलाह से वो किसी दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अगर परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो जैसा कि हमारे आज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र जाकर किसी कृषि वैज्ञानिक से इस बात के बारे में जिक्र करके एक पूरी तरह से सही परामर्श ले, सही सलाह ले, उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल या किसी दवा का इस्तेमाल अपने खेत में करें, क्योंकि इससे आप विषैले उत्पादन से बच पाएंगे। बिल्कुल। और हम अगर व्यावसायिक खेती में उन्नत तकनीकों की बात करें डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संज्ञान में आती हैं, जिसमें से कई दफ़ा हम ड्रोन को लेके बहुत ही अत्याधिक तरीके से जानने के लिए जिज्ञासु हो
जाते हैं कि आखिरकार ये करता क्या है और इसका काम क्या होता है। तो ड्रोन के बारे में कुछ हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। क्योंकि ड्रोन भी आज तकनीकी यांत्रिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। कि ड्रोन और जीआईएस के माध्यम से किसान अपने खेत का घर बैठे भी जानकारी ले सकता है, उसकी सुरक्षा देख सकता है कि वहाँ कोई जानवर हैं कि नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा एरिया है, 2-3 एकड़ का भी है जी। और अगर कहीं खेत में कहीं पे फसल में बीमारी लग गई या कीड़े लग गए जी। तो हम जीआईएस के माध्यम से वहाँ पे ये भी देख सकते हैं या ड्रोन के माध्यम से कि कौन सा खेत का क्षेत्र वहाँ पे उस कीड़े की वजह से संक्रमित हुआ है। तो बजाय कि हम पूरे खेत में कीटनाशक दवा का उपयोग करें, तो वहाँ पे हम केवल जहाँ पे जो पौधा या जो क्षेत्र संक्रमित है तो वहीं पे केवल कीटनाशक या फफूंदनाशक का उपयोग करके हम यहाँ पे अपनी इनकी मात्रा को भी कम कर सकते हैं और लागत को यहाँ पे भी कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कीटनाशक जीआईएस और ड्रोन के माध्यम से हम अपने उस क्षेत्र की तापमान और वर्षा का भी अनुमान लगा सकते हैं और उनके भविष्यवाणी के बारे में जान सकते हैं कि आप नेक्स्ट 10 डेज में और या कैसा वहाँ पे तापमान या वर्षा होगी। तो ये भी एक खेती के लिए, क्योंकि कृषि का जो व्यवसाय है वो बहुत हद तक मौसम पे आधारित है। बिल्कुल। तो इससे हमको मौसम की अगर अग्रिम जानकारी मिल जाए तो हम उसके हिसाब से अपनी क्रियान्वयन और समन्वय का काम कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये तो बहुत अच्छी तकनीक हुई किसान भाइयों। अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जीआईएस और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, तो जैसा कि डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने हमें बताया कि किस प्रकार एक बड़े एरिया में, अगर बहुत बड़ी भूमि आपकी कृषि भूमि है, तो आपको पूरे में दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन या जीआईएस के सिस्टम के माध्यम से आप वो जगह जान सकते हैं जहाँ पर वो संक्रमित है और आप सिर्फ उसी एरिया में आप दवाइयाँ छिड़क के कृषि का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें लागत कम लगेगी और आपका काम भी कम समय में हो जाएगा। और मुझे लगता है कि व्यावसायिक खेती की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला पहलू यही आता है कि हमें इसमें लागत को कम लगाना है और उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो डॉक्टर साहब और कुछ बताइए इस बारे में कि किस प्रकार से कौन कौन सी और तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने हमें बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सिंचाई की तरफ अगर आएँ या जल प्रबंधन की तरफ आएँ तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके पैसा बचाया जा सकता है? जैसे कि आपने बोला कि जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो आज के समय में स्मार्ट फार्मिंग मतलब समझदार खेती या ग्रीन हाउस, स्मार्ट ग्रीन हाउस का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जल संरक्षण किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में जल की उपलब्धता पहले की तुलना में उतनी नहीं रह गई है और ज़मीन की भी कमी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने जल संरक्षण का काम कर सकते हैं। तथा एक बात मैं यहाँ जोड़ना भी चाहूँगा कि जब हम जल संरक्षण कर रहे हैं तो साथ में हम ये भी देखें कि मृदा की उर्वरता पे भी ध्यान रखें कि अगर हम एक ही फसल को बार बार लगाएंगे तो उससे फसल की उर्वरता में कमी आएगी। तो अगर हम ये भी देखें कि अगर हम उन्नत तकनीक करके व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो हम अपने फसलों का चयन भी अच्छा रखें कि कौन सी हमारी लाभकारी फसलें हैं
जी। जो लाभकारी फसलों से हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तथा फसल उगाने से एक चीज़ पहले अगर हम इस चीज़ को ध्यान रख लें तो हम हो सकता है कीटनाशक और फफूंदनाशक का बचत भी कर सकें। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रोग प्रतिरोधक या कीट प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग कर लें जी। तो भविष्य में हो सकता है कि उस फसल में उतना वो कीट या फफूंद का प्रकोप ना हो। प्रकोप ना हो, जिससे कि हम जो लागत हमको फफूंदनाशी या कीटनाशी पे लगना है तो वहाँ पे भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे उपायों से ही हम कृषि को लाभदायक बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर व्यावसायिक कृषि की हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रौद्योगिकी तकनीक के साथ साथ इन सारे विषयों पर ध्यान दें, क्योंकि प्रौद्योगिकी तो है ही आपके लिए, वो आपकी मदद ही कर रही है, लेकिन इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने का परामर्श भी आप बराबर कृषि वैज्ञानिकों से लेते रहें और इस प्रकार से आप लाभ की खेती की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई तकनीकों की, लेकिन अगर हम बात करें कि व्यावसायिक रूप से अगर हम खेती को बढ़ाना चाहते हैं तो खेती के साथ साथ किसान भाई और क्या कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमको व्यावसायिक खेती की बात कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद भी अपने खेतों पे कर सकते हैं। जैसे कृषि के साथ अगर हम उसमें पशुधन तथा जी। मत्स्य उत्पादन करें तो एक कृषि के अतिरिक्त हमको उसमें अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि अगर हम समय में क्रियान्वयन और समन्वय करें तो कृषि की लागत को पहले जो अगर हम समय पे ना करें तो ज़्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन समय पे करने से उस खर्चे को रोका जा सकता है। तीसरी बात है बीज स्वावलंबन भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। क्योंकि अगर किसान स्वयं ही खेत पे बीज को उत्पादन कर सके तो उस बीज को वो बेचकर और अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकता है। तो इन बीज को तैयार करने के लिए उसे क्या करना होगा या कहाँ से प्रशिक्षण वो प्राप्त कर सकते हैं? इन बीजों को तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिया जाता है जी। तथा आज के समय पे बहुत सारे किसान जो भाई हैं वो स्वयं अपने खेतों पे ना बीज स्वावलंबन के द्वारा अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं तथा साथ ही वो भूमि एवं अतिरिक्त जल प्रबंधन करके भी अपनी, क्योंकि कृषि में हमको उत्पादन करने के लिए लागत की ज़रूरत होती तथा लागत के जो बहुत सारे कारक हैं जैसे जल जी। मशीन, इन सब चीज़ों को और कीटनाशक दवानाशक जितनी भी होती हैं, तो अगर इन सब चीज़ों को हम कम से कम उपयोग करके जैविक खेती की ओर अग्रसर हों तो हम अपनी खेती को और भी लाभदायक बना सकते हैं। तथा ये भी है एक बात कि अगर किसान भाई अगर अपने विपणन के लिए फसलों के लिए बिचौलियों की बजाय अगर वो खुद ही किसान मंडी पे जाएं जी 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 बिल्कुल, तो वो अपनी आमदनी को पहले बिचौलिए के माध्यम से जो उनको कम मिलनी है वो अपनी पूर्ण राशि प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, यानी कि किसी मध्यस्थता की आवश्यकता ना पड़े। आप इस प्रकार से अगर अपनी फसल को सीधे मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो इससे भी आप पैसा बचा सकते हैं, कॉस्ट को बचा सकते हैं, आप लागत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं बच जाएगा और उससे आप अपने अलग या दूसरे कामों में या अन्य कृषि के कामों में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हुई इन सब चीज़ों की, आपने विपणन के बारे में, बीज के बारे में हमारे कृषि भाइयों को बताया। लेकिन अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे मूल मंत्र हों जो कि खेती को उन्नत करने में सहायक हों, हमारे किसान भाइयों की मदद कर सके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मूल मंत्र हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मूल मंत्र तो यही है कि हम उन्नत तकनीक के साथ अपनी पारंपरिक तकनीकों को भी पालन करें। जैसे कि मैंने बोला कि वो जल संरक्षण की ओर ध्यान दें तथा अपने ही कृषि क्षेत्र में यदि वो जल संसाधन के उपकरण जैसे नलकूप आदि की व्यवस्था कर लें, कृषि के साथ वो पशुधन या मत्स्य पालन का उत्पादन कर लें तथा वो जैविक खाद स्वयं उत्पादन कर लें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तथा बीज का उपचार भी बहुत जरूरी होता है जी, यानी बीजोपचार भी वो कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने मृदा परीक्षण किया और मृदा परीक्षण करने के बाद हम बीज परीक्षण और अगर हमने कीटनाशक या फफूंदनाशक प्रतिरोधक बीजों का उपयोग किया जी, तो अलग अलग तरीके से भी आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके
कि आप अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये कुछ मूल मंत्र थे जो हमें डॉक्टर साहब ने दिए और बताया। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपने सभी चीज़ें ध्यान से सुनी होंगी और समझ ली होंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि के क्षेत्र में विकास और सफलता में किसान भाइयों की मेहनत तो है ही, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जो वैज्ञानिक हमारे साथ थे डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान भाइयों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन अभी समय हो गया है कार्यक्रम में खबरें खेती। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर, चना में उपयोगी पोषक तत्व प्रबंधन, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के उपाय, आलू को पछेती झुलसा से बचाएं और ट्रैक्टर में डीजल बचत के उपाय। खबरें विस्तार से। बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर बीजों को रोग व कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीजोपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीजोपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर व द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने के काम लिया जाता है। इस यंत्र को खेत पर भी ले जाया जा सकता है। सीड ड्रेसर से बीजोपचार करके बुआई में कम समय में भी अच्छा लागत कमाई जा सकती है। चना में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। चना रबी की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसमें 22 से 23% प्रोटीन की मात्रा होती है। चना दो प्रकार का होता है, देशी चना छोटे दाने वाला और काबुली चना बड़े दाने वाला। देश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 1/3 भाग में इसकी खेती होती है तथा कुल दलहन उत्पादन में 40% तक इसका योगदान होता है। इसे दालों का राजा बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों में ऑक्सैलिक तथा मेलिक एसिड के कारण खारापन होता है। यह एक स्वपरागित गहरी जड़ वाली तथा लंबे दिन वाली फसल है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु जो गांठों में रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके फसल को उपलब्ध कराता है। इसके लिए चने की बुआई के समय इसके बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। साथ ही साथ किसी भी कवकनाशी से भी उपचारित कर दें। चने में गांठों के निर्माण के लिए फास्फोरस तत्व जरूरी होता है। चने की फसल में यदि एनपीके की पूर्ति अकार्बनिक स्रोत से करना हो तो यूरिया, डीएपी तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जैसे चने की फसल को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है तो आपको केवल यूरिया 30 किलोग्राम लेना है, क्योंकि यदि आप फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी लेते हैं तो उसमें भी 18% नाइट्रोजन होती है, तो इसी वजह से यूरिया कम डालना चाहिए। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के उपाय। गेहूं की फसल को खरपतवारों से विशेष नुकसान होता है। खरपतवारों की रोकथाम हेतु कि प्रारंभिक गेहूं में ही करना चाहिए। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में हिरनखुरी हेतु शाकनाशी कनफेंट्रोजॉन की 20 ग्राम सक्रिय तत्व की प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल की 4 ग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। चौड़ी पत्ती व घासों के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% 32 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद छिड़काव करें। लाभकारी जीवाणु खाद। जीवाणु खाद का फसल उत्पादन में प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। बीजोपचार द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी में 150 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर गर्म करें। इसे ठंडा करके इसमें जीवाणु खाद के 3 पैकेट 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु घोलें। अब इस घोल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से बीजों को पलटते जावे, जिससे बीजों के ऊपर जीवाणु खाद की एक बारीक परत चढ़ जाए। अब बीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुआई करनी चाहिए। जड़ों के उपचार द्वारा फल, सब्जियों एवं अन्य पौधों की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद के घोल में लगभग 15 मिनट तक डुबोकर रखें तथा बाद में भूमि में रोपाई कर देनी चाहिए। जीवाणु खाद को नम मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत में सायंकाल छिटक कर सिंचाई कर देनी चाहिए। आलू को पछेती झुलसा से बचाएं।
आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर पहले ही पीले हरे रंग के अनियमित पानी से धब्बे बनते हैं, जो बाद में फैल जाते हैं तथा इनमें काला भूरा रंग उभरने लगता है। तने पर भी धब्बे दिखाई देते हैं तथा यह फफूंद कंद तक पहुंचकर सड़न पैदा कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। तुड़ाई के पश्चात पौधों के अवशेष इकट्ठा करके जला दें। प्रतिरोधी किस्मों जैसे कुफरी सजल, बादशाह, ज्योति का प्रयोग करें। रोग रहित, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। रोग पर डाइथेन M05 का 2 ग्राम प्रति किलो की दर से छिड़काव करें। ट्रैक्टर में डीजल बचत के उपाय। वर्तमान समय में खेती के लिए ट्रैक्टर अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र बन गया है। ट्रैक्टर को बिना वजह स्टार्ट न रखें, अतः सेल्फ स्टार्टर, बैटरी, डायनामो को हमेशा फिट रखें। ट्रैक्टर से तेल को लीक होने से बचाएं। ट्रैक्टर को हमेशा ओनर मैनुअल के अनुसार सर्विसिंग इत्यादि करके रखें। सामान्यतः 150 से 200 घंटे ट्रैक्टर को चलाने के बाद या निर्माता के निर्देशानुसार ट्रैक्टर सर्विसिंग अवश्य कराएं। हमेशा कार्य की आवश्यकता के अनुसार गियर को लगाएं। अब ओवरलोड होने पर ट्रैक्टर काला धुआं देने लगे तो तुरंत उसे लोअर गियर पर लगाएं ताकि वह रंगहीन धुआं निकाले। यदि ट्रैक्टर इंजन लगातार तेज होता जा रहा है तो अगले गियर में शिफ्ट करें। एक्सीलेटर को कम करें। टायर स्लीपेज को 15% से अधिक न होने दें। इसे टायर के उचित दबाव, श्रोटल की सेटिंग एवं केज, व्हील इत्यादि से समायोजित करना चाहिए। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम खबर खेती में अब आप इतना ही देख सकते हैं। आगे का कार्यक्रम निरंतर देखते रहिए और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।